मायावती के 63वें जन्मदिन पर एक बार फिर से सपा बसपा की दोस्ती दिखाई दी। एक तरफ जहां अखिलेश मायावती को बधाई देने के लिए मायावती के घर पर पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ मायावती ने कहा कि अखिलेश के खिलाफ केंद्र सरकार दुर्भावना के तहत काम कर रही है। जन्मदिन के मौके पर मायावती ने मुसलमानों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की। मायावती ने अपने जन्मदिन पर मुसलमानों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की। लखनऊ में मायावती को जन्मदिन की बधाई देने उनके घर पहुंचे अखिलेश यादव। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का आज 63वां जन्मदिन है। बीएसपी और एसपी ने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने की घोषणा की है। बीजेपी को यूपी में चुनौती देने के लिए दोनों दलों ने गठबंधन किया है। गठबंधन के तहत एसपी बीएसपी दोनों 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ में अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर मायावती ने बीएसपी और एसपी के कार्यकर्ताओं से जन्मदिन का उपहार मांगते हुए कहा कि वो अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर गठबंधन को जीत दिलाने की कोशिश करें। मायावती ने जन्मदिन के मौके पर मुसलमानों को भी लुभाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मायावती ने मांग की कि मुसलमानों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश व आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले शिकवे भुला के अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। खासकर मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के गरीब अपर कास्ट समाज के लोगों को तब तक कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है, बशर्ते जब तक यहाँ इन लोगों के प्रति इनकी संकीर्ण व धार्मिक हीन भावना बरकरार बनी रहती है। मायावती ने अखिलेश का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र राजनीतिक स्वार्थ में सीबीआई और अन्य संस्थाओं का द्वेषपूर्ण उपयोग कर रहा है। बाद में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मायावती को बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे। पिछले कुछ समय से अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने विरोधियों के विरुद्ध सीबीआई द्वेषपूर्ण दुरुपयोग कर रहे हैं और जिसका ताजा उदाहरण सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का आप लोगों के सामने मौजूद है। पीएम मोदी आज ओडिशा और केरल के दौरे पर हैं। पीएम ने ओडिशा में हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम आज केरल भी जाएंगे और वहां पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन करेंगे। आज ओडिशा केरल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ओडिशा के झारसुगुडा में पीएम मोदी ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का उद्घाटन किया। आज ओडिशा के साथ केरल के दौरे पर भी हैं मोदी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी जाएंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। पटनायक ने राज्य सरकार के कार्यक्रम में व्यस्त रहने की वजह से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। एक महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा ओडिशा दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा पहुंचे। ओडिशा में उन्होंने 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने झारसुगुडा में 100 करोड़ की लागत वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की शुरुआत की। मोदी ने बलांगीर और बिचुपली के बीच नए रेलवे लाइन को हरी झंडी दिखाई। 15 किलोमीटर लंबा बलांगीर बिचुपली रेल लाइन तटीय ओडिशा को राज्य के पश्चिमी हिस्से से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री आज केरल भी जा रहे हैं। वहां कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के अलावा वो तिरुवनंतपुरम में प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी जाएंगे। यहाँ 1550 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है। ये परियोजनाएं शिक्षा से जुड़ी है, कनेक्टिविटी से जुड़ी है, संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी हुई है। ओडिशा में कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। आज रेलवे से जुड़े 6 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण या उद्घाटन किया गया है। इससे ओडिशा के भीतर की कनेक्टिविटी तो सुधरेगी ही, देश के दूसरे राज्यों तक आवाजाही भी आसान होगी।
आने वाले लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए ओडिशा महत्वपूर्ण राज्य साबित होने वाला है। आज एक महीने के अंदर तीसरी बार पीएम मोदी ओडिशा पहुंचे। मोदी ने वहां पर अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ ही विपक्षी गठबंधन पर भी हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के बोलांगीर में विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। ओडिशा के बोलांगीर में प्रधानमंत्री ने आज कई परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए किए गए फैसलों की जानकारी दी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा चौकीदार से डरकर उसे हटाने के लिए सब एकजुट हुए हैं। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में फर्जीवाड़े पर लगाम लगाई। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सबकी सुनवाई वाली पंचधारा पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के बोलांगीर में विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि चौकीदार को हटाने के लिए सभी एकजुट हो रहे हैं। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर चल रहे फर्जीवाड़ों पर लगाम लगाई है, जिससे जरूरतमंदों को काफी राहत मिली है। भगवान जगन्नाथ की धरती से कहना चाहता हूँ, ये चौकीदार गरीबों की कमाई को लूटने वालों के सारे खेल बंद करा करके ही रुकने वाला है। जिसने गरीबों को लूटा है उसे ये चौकीदार सजा दिला करके ही मानेगा। प्रधानमंत्री ने आज केंद्र सरकार के विकास की पंचधारा के बारे में भी बताया। साथियों, केंद्र सरकार विकास की पंचधारा पर काम कर रही है। बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले लोगों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। पटियाला हाउस कोर्ट में मामले को सुनने वाले जज के छुट्टी पर होने की वजह से मामले की सुनवाई 19 जनवरी तक टल गई। इस मामले में आपको बता दें, कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य समेत 46 आरोपी बनाए गए। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई टली, 19 को होगी सुनवाई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जज के छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई टली। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए थे। चार्जशीट में कन्हैया, उमर खालिद समेत 46 आरोपी बनाए गए हैं। संसद हमले के दोषी अफजल को फांसी दिए जाने के विरोध में जेएनयू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। करीब 1200 पन्नों की चार्जशीट में जी न्यूज की खबर को भी आधार बनाया गया है। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टल गई। इस मामले को सुनने वाले जज के छुट्टी पर होने के कारण आज सुनवाई टल गई। अब इस मामले की सुनवाई 19 जनवरी को होगी। कल इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में कुल 46 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें जेएनयू के उस समय के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार, अनिर्बान भट्टाचार्य और उमर खालिद शामिल हैं। पुलिस की चार्जशीट में जी न्यूज की खबर को भी आधार बनाया गया है। कोई भी देश के प्रति प्यार करने वाला व्यक्ति इस तरह के नारों से किसी भी रूप में, जो लोग इसमें शामिल थे, कौन शामिल थे, क्या थे, ये तो कानून अपना काम कर रहा है। अब टाइमिंग का सवाल ये पैदा होता है कि इनको क्या, अगर पहले हो जाता तो कहते कि साहब अभी तो ये 3 राज्यों के चुनाव के बीच में कर दिया इन्होंने, उससे पहले हो जाता। ये देश तो चुनाव का देश है, लेकिन कानून तो नहीं रुक सकता। ठीक है, अब अपना सफाई दें कोर्ट में। ये तो अभी पुलिस का चार्जशीट है। कोर्ट ने कोई चार्जेस को फ्रेम नहीं किया है। उसमें तो करने के पहले इन लोगों से पूछा जाएगा, इनको जवाब देने दो। प्रयागराज में आज से ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मेला शुरू हो गया। अखाड़ों के शाही स्नान के साथ शुरू हुए कुंभ के पहले दिन करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। शाही स्नान के साथ भव्य और दिव्य कुंभ की शुरुआत हुई। प्रयागराज में संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा मानव मेला शुरू। आज शाही स्नान का पहला मौका महानिर्वाणी अखाड़े को मिला। शाही स्नान के पहले दिन 10 से ज्यादा अखाड़ों के साधुओं ने स्नान किया।
ऐसी मान्यता है कि 14वीं से 16वीं सदी में शाही स्नान परंपरा शुरू हुई थी। कुंभ में देश भर से लोगों के पहुंचने के लिए 800 के करीब स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। धर्म और आस्था के महासंगम प्रयागराज में पहले शाही स्नान के साथ आज से महाकुंभ की शुरुआत हुई। सांसारिक मोह से दूर मोक्ष की उम्मीद में हर हर गंगे कहते लोगों का जन सैलाब आज दिखा। इस शाही स्नान में एक तरफ जहां सांसारिक जीवन त्याग चुके कड़ाके की ठंड में नग्न नागा साधु आए, तो दूसरी तरफ पूरी राजसी ठाट बाट के साथ श्री पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा सहित कई अखाड़ों ने शाही स्नान किया। परमात्मा का ये परम दर्शन है। यहाँ हजारों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं और गंगा में माँ की गोद में आस्था की जो डुबकी लगा रहे हैं। तो जो जहाँ इस GTV के माध्यम से मेरा दर्शन कर रहा है, मैं सभी के इसी भाव से कहती हूँ कि आप वहीं से अपने मन की गंगा। समानता का ऐसा अनोखा संयोग बहुत कम होता है, जहाँ ना तो जाति का भेद है और ना ही लिंग का। नर क्या नारी क्या, प्रयागराज की इस धरती पर किन्नरों ने भी मोक्ष पाने के लिए डुबकी लगाई। कुंभ के इस पवित्र मौके पर 7 समुद्र पार कर गंगा के तट पर विदेशी भी आए। This Kumbh is just the most amazing thing I've ever been to. There is just so much joy and vibrancy and faith and devotion. It's just incredible. Wonderful, wonderful, wonderful Indian people. I love it. And I think everybody, if they have the chance to come, should come and visit. आज के इस शाही स्नान में जन सैलाब तो था, लेकिन कहीं भी बदइंतजामी नहीं थी। मन में आस्था का ज्वार तो था, लेकिन कोई हंगामा नहीं था। प्रयागराज में 45 वर्ग किलोमीटर में कुंभ मेला मानो ऐसा लग रहा था जैसे धर्म, आस्था और प्रेम का नया शहर बस गया हो। इस शहर में 600 रसोई घर, 5 लाख गाड़ियों से ज्यादा के लिए पार्किंग की जगह, 40,000 LED, 1 लाख से ज्यादा बायो टॉयलेट बनाए गए हैं। पाकिस्तान को भारत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने घुसपैठियों की मदद जारी रखी तो उन्हें उसके गंभीर परिणाम चुकाने पड़ेंगे। आर्मी डे के मौके पर जनरल रावत ने कहा कि पाकिस्तान की हरकतों पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी डे के मौके पर आयोजित परेड की खास बात यह रही कि पहली बार परेड का नेतृत्व एक महिला ऑफिसर ने किया। 71वें आर्मी डे पर पाकिस्तान को भारतीय सेना की चेतावनी। दिल्ली में सेना प्रमुख बिपिन रावत ने घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। आज परेड ग्राउंड में आर्मी डे के मौके पर परेड की सलामी जनरल रावत ने ली। पहली बार परेड का नेतृत्व एक महिला ऑफिसर लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी ने किया। आज के दिन 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। हर साल आर्मी डे पर जवानों के दस्ते और अलग अलग रेजिमेंट की परेड होती है और झांकियां निकाली जाती हैं। आर्मी डे के मौके पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह से घुसपैठ की कोशिश की गई तो भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। हम इसमें किसी तरह की संदेश नहीं है कि इन गतिविधियों के पीछे हमारे पड़ोसी देश का हाथ है, जो न केवल आतंकवादी तंजीम को शरण देता है बल्कि आतंकवादियों को प्रशिक्षण और हथियार भी देता आ रहा है, जिसे दुनिया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की परिभाषा में शामिल कर चुकी है। हम आतंकवाद पर उनका सिर कुचलने के लिए संकल्प है। इस बार का आर्मी डे खास रहा क्योंकि पहली बार आर्मी डे परेड का नेतृत्व एक महिला ने किया। जनरल रावत ने इसे महिला सशक्तिकरण बताते हुए परेड कमांडर लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी को बधाई दी। तमिलनाडु में पोंगल पर्व के मौके पर परंपरागत जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। विवाद के बाद परंपरागत जल्लीकट्टू में प्रशासन की ओर से काफी बदलाव किए गए हैं। जिलाधिकारी ने जल्लीकट्टू में हिस्सा लेने के लिए प्रतियोगियों को खास तरह के टोकन बांटे। प्रतियोगियों की मेडिकल जांच के बाद ही ये टोकन बांटे गए हैं। जल्लीकट्टू में प्रतियोगी सांडों को वश में करने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु में पोंगल पर्व के मौके पर परंपरागत जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। मदुरई के अवनीपुरम में हुए जल्लीकट्टू में प्रतियोगियों ने सांडों को वश में करने की कोशिश की। आज उत्तर भारत में मकर संक्रांति और दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार मनाया जा रहा है।
जलीकट्टू में हिस्सा लेने के लिए जिलाधिकारी ने प्रतियोगियों को खास टोकन बांटे। विवाद के बाद परंपरागत जलीकट्टू में प्रशासन की ओर से काफी बदलाव किए गए हैं। सांडों पर काबू पाने वाले प्रतियोगियों की मेडिकल जांच के बाद ही टोकन बांटे गए। उत्तर भारत में जहां एक तरफ मकर संक्रांति मनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत में परंपरागत तरीके से पोंगल का आयोजन हो रहा है। पोंगल के मौके पर तमिलनाडु में सांडों पर काबू पाने वाले परंपरागत खेल जलीकट्टू का आयोजन किया जा रहा है। जलीकट्टू में इस बार प्रशासन की ओर से कई बदलाव किए गए। सांडों पर काबू पाने वाले सभी प्रतियोगियों को प्रशासन की तरफ से विशेष टोकन दिए गए और उन्हें ये टोकन मेडिकल जांच में फिट पाए जाने के बाद ही दिए गए हैं। तमिल नववर्ष की शुरुआत भी पोंगल के साथ होती है और इस मौके पर भगवान से अच्छी फसल की प्रार्थना की जाती है। पोंगल पर मुख्य तौर पर सूर्य की पूजा होती है और सूर्य को प्रसाद अर्पित किया जाता है। तमिलनाडु के मदुरई में महिलाओं ने परंपरागत तरीके से पोंगल का त्योहार मनाया। पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद बढ़ गया है। प्रोफेसर के खिलाफ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर कनक सरकार ने लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि मामला बढ़ने के बाद प्रोफेसर ने अपना बचाव करते हुए अपनी टिप्पणी को निजी राय बताया है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की एक टीम इस मामले में यूनिवर्सिटी के वीसी से मिलेगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी इस मामले को लेकर बैठक बुलाई है।